उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इकबाल भाई, टेस्ट मैच पे तो मैं बात करूं कि आज पूरी ट्विटर पर बात होती रही फवाद आलम की, एक ऐसा प्लेयर जिसकी 50 प्लस फर्स्ट क्लास एवरेज हो, जिसके ओवर 12,000 रन हो, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का उन्होंने एक नया मिसाल कायम की कि किस तरह जब सिलेक्टर आपको बिल्कुल लिफ्ट ना करा रहे हो, कोई कप्तान आपके लिए बोल ना रहा हो, मीडिया फैंस बात करते रहे, फवाद आलम के जो 10-11 साल जाया हुए, इकबाल साहब आपकी बड़ी गहरी नजर है, इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। 13 जुलाई सन 2009 को फवाद आलम ने अपने डेब्यू पर श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई थी एज एन ओपनर, और उसके बाद अब अंदाजा लगा लें कि 11 साल के तवील अरसे के बाद उन्होंने आज टेस्ट क्रिकेट में अपनी दूसरी सेंचुरी स्कोर की। मुसलसल उन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि 50 का फर्स्ट क्लास का उनका एवरेज है। इस वक्त जो मौजूदा दौर में जो करंट क्रिकेटर्स हैं जिनका 50, जिन्होंने 100 इनिंग्स खेली है या 50 से ज्यादा का एवरेज है, उनमें ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, भारत के विराट कोहली और भारत के हनुमान विहारी शामिल है, और फवाद आलम पाकिस्तान के चौथे उनमें शामिल है। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क में पसंद नापसंद में तो ठीक है, सैल्यूट करूंगा फवाद आलम के सब्र को, गोश्त के जज्बे को, कि सियासत की नजर उसको जो है वो किया गया। ठीक है, पहले आपको इकबाल भाई और तमाम देखने वालों को भी आज के मैच की रिपोर्ट दिखाते हैं कि 5वें दिन जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने आई क्या सिचुएशन थी, और फवाद रिजवान की जो मेमोरेबल पार्टनरशिप थी, लेकिन किस तरह पे न्यूजीलैंड ने नर्व पे काबू रखते हुए कामयाबी हासिल की। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके पूरे दिन का जो अहवाल है इस पे इकबाल भाई की राय जानते हैं। माउंट मैग्नोई टेस्ट बचाने के लिए कौमी टीम की भरपूर मज़ाहमत, फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान ने जान लगा दी। शाहीन और नसीम ने भी पूरी कोशिश की। 5वें रोज पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 71 रन से बैटिंग शुरू की, तो अगले ही ओवर में अजहर अली की विकेट का नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने 38 रन बनाए। इसके बाद फवाद आलम और कप्तान मोहम्मद रिजवान विकेट पर डट गए। दोनों के दरमियान 165 रन की शराकत हुई। रिजवान 60 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फवाद आलम ने सेंचुरी बनाई और 102 रन की शानदार इनिंग्स खेली। फहीम अशरफ 19, यासिर शाह 0 और मोहम्मद अब्बास 1 रन बना सके। शाहीन और नसीम शाह ने भी 8 ओवर तक मज़ाहमत की, लेकिन इख्तिताम से 4 ओवर्स कबल सेटनर नसीम को आउट करने में कामयाब हो गए। कौमी टीम 271 रन बनाकर आउट हुई। तो इकबाल भाई 373 रन का जो हदफ था, और फिर पाकिस्तान को यकीनी तौर पर अजहर अली के आउट होने के बाद लग ये रहा था कि जैसे ये टेस्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तारीफ करना पड़ेगी फवाद आलम की, रिजवान की और फिर टेलएंडर्स की भी, कोशिश पूरी की। गो के ड्रॉ टेस्ट कभी भी कामयाबी नहीं होता, लेकिन शायद ये कामयाबी के बराबर ही होता। आपका क्या तज़किया है इस पूरी फाइट बैक पर, और कुछ पॉजिटिव ढूंढ सकेंगे हम अगले टेस्ट के लिए? देखिए अब्दुल गफ्फार, पहले तो जब अजहर अली आउट हुए तो 75 रन का स्कोर और लग रहा था कि पाकिस्तानी इनिंग सिमट जाएगी, लेकिन मोहम्मद रिजवान, आप अंदाजा लगाएं, टेस्ट क्रिकेट में बहुत इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। मोहम्मद रिजवान गुज़िश्ता 5 टेस्ट इनिंग्स में 1 में उनकी बारी नहीं आई, और 4 टेस्ट इनिंग्स में उन्होंने मिस सेंचुरी स्कोर की है, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना वो फॉर्म में है। तो रिजवान की और फवाद आलम की जो पार्टनरशिप हुई और 240 रन तक लेकर गए, 165 रन की जो पार्टनरशिप थी, ऐसा लग रहा था कि मैच बचा जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट आया अब्दुल गफ्फार, 34 गेंदों पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई। 240 पे पाकिस्तान का स्कोर जो था वो 4 खिलाड़ी आउट हुए थे, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो है ना 3 विकेटें 11 रन के इजाफे के साथ गिर गई। 251 पर पाकिस्तान के 7 आउट हो गए, और वहीं से हम जो है पीछे चले गए। लेकिन मैं समझता हूँ फाइट बैक बड़ी जबरदस्त थी फवाद आलम की, और खासतौर पर रिजवान, इन दोनों ने मिलकर जो पार्टनरशिप की, मैं हैरान हूँ फहीम अशरफ कैसे आउट हो गए। वो मारना शुरू कर देते, पहली इनिंग में बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन दूसरी इनिंग में उनको विकेट पर खड़े होना चाहिए था। लेकिन आप दाद दें केन विलियमसन की कप्तानी को, जिनको लोग कहते हैं काम विलियमसन, क्योंकि वो विलियमसन जो है बड़े काम क्वाइट है,
और जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की, देखिए मिचेल सेंटनर को लेकर आए, उन्हें पता था कि सेंटर को ये छक्के चौके भी लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कितनी आला किस्म की कप्तानी की, फील्ड प्लेसिंग उनकी जबरदस्त थी। विलियमसन को क्रेडिट जाएगा, उन्होंने बॉलिंग चेंजेस जो की, शॉर्ट पिच गेंदें करवाई, पाकिस्तानी बैट्समैनों को मुसलसल उन्होंने दबाव में रखा। फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान के आउट होने के बाद मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान फाइट करके हारा। अगर एकतरफा मुकाबले के बाद हम हारते तो लोग उनको क्रिटिसाइज करते, लेकिन आप खुद देखें 27 गेंदें रह गई थी और शाहीन शाह अफरीदी की भी दाद देनी पड़ेगी, जिनके सर पर नील वैगनर की गेंद लगी। वो चाहते तो मैदान से बाहर चले जाते, लेकिन वो खड़े रहे, उन्होंने 2 चौके भी लगाए। मैं समझता हूँ डिटर्मिनेशन था इस टीम में। लेकिन अब भी जो पॉजिटिव है वो बड़े अच्छे हैं कि बहुत पॉजिटिव बात है रिजवान की बैटिंग, फवाद आलम की बैटिंग, फहीम अशरफ की उम्दा कारकर्दगी। लेकिन जो दूसरी चीजें उन पर गौर करना पड़ेगा, क्या 11 रुकनी टीम का सिलेक्शन सही था? क्या हारिस सोहेल इसी तरह से टीम से इन और आउट होकर खेलते रहेंगे? क्या बॉलिंग बॉलर्स ने सही की? क्या नसीम शाह ऐसे बॉलर हैं कि जो अभी उनको सीखने की जरूरत है और आपने उनको झोंक दिया? सोहेल खान को नहीं खिलाना चाहिए था क्या नसीम शाह की जगह? बहुत सारी चीजें अब्दुल गफ्फार जो जहन में आती है। बिल्कुल आपने कहा, नसीम शाह की एक अपडेट भी हम बता देते हैं व्यूवर्स को कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एलामिया जारी किया, जिसके मुताबिक डॉक्टर और ड्यूटी डॉक्टर जो मौजूद थे उन्होंने उनको क्लियर करार दिए, लेकिन 24 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तो उनके लिए दुआ भी है कि सब खैरियत रहे, और इस वक्त भी डॉक्टर्स के मुताबिक वो खैरियत से ही हैं। और अब हम प्रोग्राम में बात करेंगे फवाद आलम के कैरियर की। जब उन्होंने सेंचुरी बनाई तो रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाजिर थे हर उस क्रिकेट फैन के लिए जो इन चीज़ों को समझता है कि 10 साल और 11 साल का जो इंतजार उनको करना पड़ा, कौन कौन जिम्मेदार था। इकबाल भाई से मैं डिटेल में फिर बात करूंगा। सारे चीफ सेलेक्टर होते हैं, सारे कैप्टन याद होते हैं, तो फिर वही रिस्पॉन्सिबल हुए ना। लेकिन पहले आपको फवाद आलम के ऊपर रजा कलीम की स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आके इकबाल भाई से बात करते हैं। पाकिस्तानी बैट्समैन फवाद आलम सब्र और मेहनत की बड़ी मिसाल बन गए। न्यूजीलैंड के बॉलर्स के खिलाफ डट कर खेले। माउंट मैग्नोई टेस्ट में फवाद आलम ने जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की और मैच बचाने के लिए जान लगाई। फवाद आलम ने कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर 5वीं विकेट पर 165 रन की पार्टनरशिप कायम की। उन्होंने 236 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से सेंचुरी बनाई। न्यूजीलैंड की सरजमीन पर टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स में सेंचुरी करने वाले फवाद आलम पहले पाकिस्तानी हैं। फवाद आलम का कहना है कि पूरी टीम ने मैच बचाने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सके। इस मैच से बहुत सी चीजें सीखी। कोशिश हमारी सिर्फ यही थी कि आज का दिन हमने खेलना है और सेशन वाइज खेलना है। हम लोग भी बस आपस में यही बात हो रही थी और बाकी फिर यही था कि हम आपस में यही बात करते कि हमने फाइट आउट करना है। कि हर डे आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हो और आज भी कुछ ना कुछ नए सीख के ही जाएंगे। चाहे आप 100 करो, चाहे आप 150 करो, चाहे आप 0 पे आउट हो, चाहे आप 50 करो। ये फवाद आलम के करियर की दूसरी सेंचुरी थी। उन्होंने पहली सेंचुरी 2009 में डेब्यू टेस्ट पर श्रीलंका के खिलाफ बनाई थी, जिसके बाद 2009 में ही दौरे न्यूजीलैंड के बाद फवाद आलम को ड्रॉप कर दिया गया था। पाकिस्तान के बड़े सुपरस्टार है फिल्म के मोहम्मद अली साहब, उनका एक जुमला मुझे नहीं याद आ रहा है जो बड़ा मशहूर हुआ, इकबाल भाई को भी याद होगा कि जज साहब मेरे जवानी मुझे लौटा दें। तो फवाद साहब इकबाल भाई, फवाद आलम भी तो ये कहने पे आज फिर मजबूर होंगे, ये बेचारे कभी ना कभी तो किताब लिखेंगे कि मेरे 10 साल मुझे लौटा दो। वो 10 साल तो कभी नहीं आते इकबाल साहब, लेकिन ये सेंचुरी जरूर इस चीज की जानिब इशारा करती है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये कितनी बड़ी ज्यादती हुई, पाकिस्तान क्रिकेट में ये कितनी बड़ी नाइंसाफी की गई और इसके जिम्मेदारान शायद कभी प्रॉपर्ली सामने तो ना है, लेकिन जो चीफ सिलेक्टर रहे हैं, जो कप्तान रहे हैं इस पिछले 10 साल के अंदर जब फवाद ड्रॉप थे, वो सब इसके जिम्मेदार हैं या नहीं? बिल्कुल आपने सही कहा। पहले तो मैं ये बताऊं अब्दुल गफ्फार के फवाद आलम क्योंकि उनका क्रिकेटिंग फैमिली से ताल्लुक है, उनके वालिद जो थे तारिक आलम, उनके चाचा रिफत आलम, वो क्रिकेटर रहे हैं। तारिक आलम तो मुझे याद है 1978 में जब डबल हैट्रिक की थी अमीन लाखानी ने भारत के खिलाफ मुल्तान में, वो साइड मैच भी खेले। इनके वालिद स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते थे। फिर उसके बाद इनके ससुर मंसूर अख्तर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन रहे, इमरान खान उन्हें बड़ा लाइक करते थे। मतलब क्रिकेटिंग फैमिली है फवाद आलम की। फवाद आलम को ज्यादती का मतलब उसको लेकर टीम में जो आए थे वो यूनुस खान लेकर आए थे जब 2009 में वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान थे। जगह नहीं बन रही थी, उन्होंने एज एन ओपनर इसको ट्राई किया और उसने 168 रन बना दिए अपने डेब्यू टेस्ट में। उसके बाद फवाद आलम को जब लेकर गए न्यूजीलैंड और कप्तान बदल गया, मोहम्मद यूसुफ कप्तान आ गए, तो इनको जो बड़े बड़े बैट्समैन थे वो 1 डाउन न्यूजीलैंड की विकेटों पर जाने से घबराते थे, इनको जो है वो 1 डाउन पे भेज दिया गया, फुटबॉल बना दिया गया, वहां वो नाकाम हो गए। लेकिन फिर उसके बाद आप देखें इतने सारे चीफ सेलेक्टर्स आए हैं, मोहसिन हसन खान थे, मोहम्मद इलियास थे, क्योंकि सलाउद्दीन सल्लू तो पहले के थे, मोहम्मद इलियास थे, अब बेश मोइन खान थे,
बेशुमार चीफ सेलेक्टर्स आए हैं पाकिस्तानी टीम के कि जिन्होंने नहीं किया। और कप्तानों में आप देखें कि कप्तानों में अगर मैं देखूं तो मोहम्मद यूसुफ जो थे वो पाकिस्तानी टीम के कप्तान रहे, शाहिद आफरीदी, सलमान बट, मिसबाह-उल हक, अजहर अली, बेशुमार कप्तान, सरफराज अहमद, ये सब कप्तान अब तो बाबर आजम बन गए, लेकिन किसी ने फवाद आलम को नहीं लिफ्ट कराई। मैं समझता हूं कि मेहनत का उन्हें सिला मिला है और आज उन्होंने एक यूनिक रिकॉर्ड जो कायम किया है कि 11 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बनाना, लोग तो दिल बर्दाश्त होकर छोड़ जाते हैं। समी असलम की मिसाल हमारे सामने, मोहम्मद आमिर का आउटबस्ट हमारे सामने, लेकिन फवाद आलम एक इस्तिकामत की, सब्र की एक ऐसी मिसाल है यंगस्टर्स के लिए कि वो घबराता नहीं है। उसके स्टांस पे भी क्रिटिसिज्म हुआ कि वो कैसे खेल रहा है, लोगों ने कहा पार कर दो, 33 साल का हो गया है, लेकिन कहते ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। और आज फवाद आलम ने साबित किया और हम सब लोग, गफ्फार आप भी कहते थे, मैं भी कहता रहा हूँ इतने अरसे से मीडिया में, तो उसकी मिडिल ऑर्डर में जगह बनती है, लेकिन पसंद नापसंद की बुनियाद पर। आप देखें कि जब पाकिस्तान के दौरे पर कमजोर टीमें आई जिनमें के श्रीलंका और बांग्लादेश थी, तो फवाद आलम को नहीं खिलाया गया, पानी पिलाता रहा। यहाँ की विकेटों पर वो ज्यादा कामयाब होता, लेकिन जानबूझकर हारिस सोहेल को खिलाया गया और फवाद आलम को इंग्लैंड जब गए तो वहां खिलाया कि शायद ये नाकाम हो जाए। तो देखते हैं ना, ऊपर वाला जो है उसकी लाठी बेआवाज है। आज अल्लाह ने फवाद आलम को जो इज्जत बख्शी है, ये उन लोगों के लिए लम्हे फिक्रिया है। बिल्कुल, आपने ठीक तस्दीया किया और इसमें मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। फवाद आलम की जो एवरेज, इकबाल भाई ने बताया कि दुनिया में इस पर जितने क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनमें वो नंबर 4 पे आते हैं, 50 प्लस का एवरेज है, फिर हमेशा कंसिस्टेंसी बड़ी रखी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे और फिर पाकिस्तान को इस टेस्ट से क्या सीखने की जरूरत है, अगले टेस्ट की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इकबाल भाई से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। फर्स्ट क्लास कैरियर पर अगर बात करें, 173 फर्स्ट क्लास मैच में इकबाल भाई 12,835 रन है, 56 रन की एवरेज है, 56.54, 37 सेंचुरियां हैं, 61 नेट सेंचुरियां हैं, यानी कि जो सेंचुरियों की कन्वर्जन का रिकॉर्ड है वो भी बड़ा शानदार है कि 37 सेंचुरियां स्कोर की हुई हैं। हम बात कर रहे थे जो चीफ सिलेक्टर रहे हैं पिछले 10 सालों में, कप्तान रहे हैं, आपके ख्याल में फवाद आलम की साथ जो नाइंसाफी हुई, इसका एक और लिंक भी बनता है कि क्या हमने जो इसके अलावा क्रिकेटर्स मिड ऑर्डर में ट्राई करते रहे, क्या वो कामयाब थे, क्या वो फवाद आलम से अच्छे थे? बिल्कुल आपने बात सही की। जो मैं शुरू में अभी आपको मैंने बताया ना, उसमें एक और नाम ऐड करने, इस वक्त मौजूदा दौर की क्रिकेट में अब्दुल गफ्फार, फवाद आलम तो चौथे नंबर पे, 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो खेल रहे हैं और जिनका फर्स्ट क्लास का एवरेज जो है वो 56 से ऊपर है, जिनमें स्टीव स्मिथ भारत के रोहित शर्मा, भारत के विराट कोहली और उसके अलावा पाकिस्तान के फवाद आलम, ये सब उनमें शामिल हैं कि जिनका एवरेज जो है वो 50 से ज्यादा का है। और जो आपने बात की कि मिडिल ऑर्डर में हमने पता नहीं क्यों नहीं ट्राई किया, या तो उस वक्त मफादात का टकराव था, क्योंकि 2009 में यूनुस खान जैसा प्लेयर जो था वो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग का हिस्सा था, मिसबाह-उल हक बैटिंग की मिडिल ऑर्डर बैटिंग का हिस्सा थे, मोहम्मद यूसुफ जो थे वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग में थे, लेकिन फवाद आलम को ट्राई नहीं किया गया। मैं तो हैरान होता हूँ, शाहिद आफरीदी भी कप्तान रहे, वो तो उन्हें देखते थे, सरफराज अहमद जो कप्तान रहे, जो कराची में फवाद आलम के साथ खेलते रहे, उन तक ने उनके लिए जिद्दोजहद नहीं की, ट्राई नहीं किया। हम ले जाते रहे, साद अली को घुमा के ले आए वापस, और हम बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके अगर मैं नाम लेना शुरू करूं, एक तवील फहरिस्त है जो जाते रहे, जो खेलते नहीं थे, घूम फिर कर आ जाते थे, और फवाद आलम के साथ सरासर ज्यादती होती रही। इकबाल भी इसके अलावा अगर हम बात करें फवाद आलम की, जैसे आपने बात की, तो आसिम कमाल भी मुझे याद आ रहे हैं, क्योंकि आसिम कमाल भी एक ऐसे ही लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे, लेकिन उनके साथ भी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद भारत में रन्स किए, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका रन्स किए, 99 बड़े क्वालिटी रन मुझे याद आ रहे हैं। लेकिन शायद फवाद भी ये किस्सा पारीना बन सकते थे। क्या मिसबाह-उल हक को यहाँ हम थोड़ा क्रेडिट दे सकते हैं कि उन्होंने एटलीस्ट चीफ सेलेक्टर बनने के बाद उनको सिलेक्ट तो किया, इससे पहले सिलेक्ट ही कोई नहीं करता था। ये बड़ा अलमिया है कि मतलब आप भी मतलब तमाम चीजों पर नजर रखते हैं, चले आप कभी कभी स्क्वाड में रख लेते हैं प्लेयर को, 11 में जगह नहीं बनती। ये कितनी हैरानी की बात है कि कभी स्क्वाड में भी नहीं आए 10 साल, लेकिन मिसबाह-उल हक को समझते हैं जहाँ ये क्रेडिट जाएगा कि एटलीस्ट स्क्वाड में लेकर आए, लेकिन ये क्रिटिसिज्म भी साथ कि उन्होंने उनको होम सीरीज नहीं खिलाई। लेकिन फवाद का ये क्रेडिट है कि मिसबाह ने जब उन्हें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में चांस दिया तो उसका फायदा उठा लिया। तो कुछ मिक्स सिचुएशन लगती है, लेकिन मिसबाह को कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रेडिट यहाँ पे जाएगा बतौर चीफ सिलेक्टर कि एटलीस्ट उन्होंने फवाद को रखा तो सही। सारा तज्जिया तो आपने कर दिया, लेकिन बहरहाल आपने बिल्कुल सही बात की अब्दुल गफ्फार। मिसबाह-उल हक ने, जब मिसबाह-उल हक पे प्रेशर पड़ा ना, फवाद आलम ने
डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगा दिए, डबल सेंचुरियां, ये आज 37वीं सेंचुरी थी। तो जब मिसबाह उल हक पर प्रेशर पड़ा तो उन्हें मजबूर हो गए वो कि फवाद आलम को टेस्ट टीम में शामिल करें, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन पर उन्हें मौका नहीं दिया। उसी नेशनल स्टेडियम कराची में मैच था जहां उन्होंने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी बनाई थी, लेकिन नहीं मौका दिया। बांग्लादेश की कमजोर टीम के खिलाफ उन्हें नहीं मौका दिया, और मौका दिया तो कहा इंग्लैंड में, सीमिंग कंडीशन में, जहां पर लोग कह रहे थे कि फवाद आलम नाकाम हो जाएगा, और वाकई में उससे वहां रन नहीं हुए। तो इसमें 50-50% जो है वो क्रेडिट जाएगा। 50% इसलिए जाएगा मिसबाह को कि चले उन्होंने हिम्मत तो की लाने की, वरना इससे पहले जो चीफ सिलेक्टर्स थे फवाद आलम रन्स के अंबार लगा रहा था, किसी की नजरें कर्म ही नहीं पड़ती थी। तो मिसबाह को यहाँ क्रेडिट जाएगा। लेकिन क्रिकेट में आप जानते हैं चालाकियां बहुत होती है, खिलाड़ी को ऐसे मौके पर सामने कर दिया जाता है, एक्सपोज हो जाए कि वो उसका कैरियर खत्म हो जाए। लेकिन मैं तो हैरान हूँ फवाद आलम की, क्योंकि ये आज उसकी आखिरी इनिंग्स थी। अगर वो नाकाम हो जाता तो जिस तरह से शोर मच रहा था, वो डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम से अगले टेस्ट में क्राइस्टचर्च के लिए बाहर हो जाता। लेकिन हैट्स ऑफ टू फवाद आलम जिसने इस प्रेशर में रन्स किए। तो मिसबाह को भी क्रेडिट जाएगा, लेकिन उन कप्तानों का भी एहतसाब करें कि जो टीम जब बनाते थे, मिसबाह खुद उस वक्त कप्तान थे, मिसबाह उस वक्त क्यों नहीं रखते थे फवाद आलम को। 2017 में मिसबाह और यूनुस खान रिटायर हुए तो 3 साल हो गए, तो उस वक्त क्यों नहीं फवाद आलम की जगह बन पाई। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जरूर आपको जानना चाहिए इन लोगों से। और एक और चीज अगर इसमें ऐड कर लें कि बाबर आजम की इंजरी थी इकबाल भाई, तो तब शायद जगह बन पाई है फवाद की। हारिस सोहेल तो वायरल प्लान में थे ही, तो ये तो बड़ी किस्मत के धनी रहे फवाद के। किसी से कहते हैं समवन लॉस समवन गेन वाली बात है। बाबर फिट होते तो शायद फवाद खेल ही ना पाते। बिल्कुल आपने सही कहा, ये किस्मत की देवी लगता है मेहरबान हो गई थी फवाद आलम पर। और फवाद आलम अल्लाह वाले भी हैं, बस अल्लाह से दुआ करते रहते। मेरी जब उनसे बात होती थी वो हिम्मत नहीं हारते थे, कहते हैं बस इकबाल भाई अल्लाह जो है मेरा साथ देगा। और आज वाकई में वही हुआ। आपने कितना कहा, हमने कितना कहा, हमारे दीगर साथियों ने, सबने शोर मचाया कि इस लड़के के साथ ज्यादती हो रही है। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है, रन्स कर रहा है, फिट है 33 साल की उम्र में, आप इसको मौका क्यों नहीं देते। तो उस वक्त मौका नहीं मिला, लेकिन जब मिला तो कहते ना इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, जिनका इक्वली गुड हिस्सा है, उन्होंने फवाद के साथ खड़े होकर बड़ी अच्छी पार्टनरशिप कायम की। मैच जीतने के बाद उन्होंने बड़े खुले दिल से इस नाकामी को टीम किया है, टीम की तारीफ भी की, लेकिन खुद कहा कि मेहनत करनी पड़ेगी। क्या उनका कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। No, not a big disappointment. You know, that is the beauty of Test cricket. We fought very well. We did very well. As a captain, I decided that New Zealand team did more hard work than us, so the result gave him to win his team. They clear on that type of 376 runs give us. We planned that, but you know that they took early on wickets. Definitely, you go back and again you thought for that. We are just bit little more improving our batting lineup. Otherwise, our bowlings are superb. Our energy are superb. So I'm happy to own our guys. हमने मोहम्मद रिजवान की बात सुनी, बड़े उन्होंने अच्छा तजज़िया किया कि हमने ज्यादा मेहनत नहीं की, हमसे ज्यादा मेहनत न्यूजीलैंड ने की थी, इसलिए वो मैच जीतने में कामयाब रहे। केन विलियमसन का क्या कहना था, ये भी आपको दिखाएंगे। साथ साथ इकबाल भाई से जरूर बात करेंगे कि अब दूसरे टेस्ट के लिए हमें क्या तब्दीलियां करनी है, और फिर आगे बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की होम सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आ रही है, उसके लिए इस सीरीज के क्या इम्पैक्ट होंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।